हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से और द हिंदू न्यूज़पेपर से। आज हम देखेंगे 7 और 8 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे प्रारंभिक परीक्षा हेतु, उन सभी को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीछे के सभी पूरे 1 जून से मैंने शुरू किया था, तो पूरा जून, पूरा जुलाई और अगस्त में भी फर्स्ट वीक तक तो करा ही दिया मैंने। सभी आपको प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ज़रूर देखें, रिविजन करें, नोट्स भी बनाएं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान, विचाराधीन कैदी, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक, शल्यक रणनीति, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा भारत बिल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑपरेशन स्काईलाइट और लाइव फायर एक्सरसाइज, ये सारे पॉइंट्स आज के रिगार्डिंग देखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में पहला पॉइंट है भारत मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान। कॉन्टेक्स्ट इसका है कि भारतीय मौसम विभाग जो है आईएमडी के अनुसार जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान एजेंसियों की सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को पहले हम लोग समझेंगे। जैसे इसमें एक होता है रडार, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के लिए रडार को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनमें उच्च रेजोल्यूशन क्षमता होती है और ये हर 10 मिनट में प्रक्षेपण प्रदान करने में सक्षम होते हैं। और देश में रडारों की संख्या वर्तमान में 34 से बढ़कर 2025 तक 67 हो जाएगी। स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षा मापी एवं उपग्रह, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अगले 2 वर्षों में अपने उच्च कार्य निष्पादक कंप्यूटिंग सिस्टम की 10 पेटाफ्लॉप की क्षमता से बढ़ाकर 30 पेटाफ्लॉप करने की भी योजना बनाई गई है। आईएमडी द्वारा किसी विशेष वर्ष में मानसून वर्षा की अपेक्षित मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आधार के रूप में दीर्घावधि औसत लॉन्ग पीरियड एवरेज का उपयोग किया जाता है। दीर्घावधि औसत के आधार पर आईएमडी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक मानसून वर्षा को 5 श्रेणियों से नीचे वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य या लगभग सामान्य, वास्तविक वर्षा की प्रतिशत शुरुआत दीर्घावधि और औसत का ±10% होती है, अर्थात दीर्घावधि के औसत के 96 से 104% के बीच वर्षा होती है। सामान्य से कम की बात करेंगे तो जब वास्तविक वर्षा का जो विचलन है एलपीए के 10% से कम होता है तो इसमें एलपीए के 90 से 96% के बीच वर्षा होती है। सामान्य से अधिक का मतलब होता है कि जब वास्तविक वर्षा दीर्घावधि औसत एलपीए का 104 से 110% होती है। वर्षा में कमी जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 90% से कम होता है। वर्षा का अधिक जब वास्तविक वर्षा का विचलन एलपीए के 110% से अधिक होता है। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान मॉडल को अगर समझें तो गतिकीय मानसून पूर्वानुमान मॉडल, डायनेमिकल मानसून फॉरकास्ट मॉडल, इस मॉडल को हाल ही में आईएमडी द्वारा अपनाया गया था। इस मॉडल में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए उद्कासी मौसम प्रतिरूपों इवॉल्विंग वेदर पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है और यह छोटे स्थानिक और सामयिक पैमानों पर बेहतर काम करता है। भारतीय मौसम विभाग के बारे में अगर बात करें तो 1875 में स्थापित, मुख्यालय इसका पुणे में है आईएमडी का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी एजेंसी है। नेक्स्ट, विचाराधीन कैदी। कॉन्टेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए विचाराधीन कैदियों, अंडर ट्रायल्स और छोटे अपराधों को दोषी लोगों को रिहा करने के लिए कहा है। अंडर ट्रायल की परिभाषा क्या है? तो अंडर ट्रायल्स के तहत किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 डेटा के अनुसार भारतीय जेलों में बंद 76% कैदी विचाराधीन कैदी हैं, जो कि उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण न्याय प्रणाली में देरी, अदालत के कर्मचारियों और न्यायाधीशों की कमी, जमानत प्रणाली में असंगति, खराब कानूनी प्रतिनिधित्व आदि है। विचाराधीन कैदियों के लिए शुरू की गई पहले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना, जेल योजना का आधुनिकीकरण, ओपन कोर्ट, आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को सुव्यवस्थित करना, एक समान छोटे अपराधों को संयुक्त करना, मिशन मोड में इन पर सुनवाई जो है करना और ई जेल प्रोजेक्ट इत्यादि वगैरह हैं। मलिमठ समिति 2013 की सिफारिश है कि आपराधिक मामलों में उचित संदेह से परे सबूत के मानक को समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं डेटा है कि पुलिस स्कोर्ट्स प्रोवाइड फॉर एवरी 100 रिक्वेस्ट, अंडर ट्रायल्स
not produced in court for want of police escort on an average per month। तो वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं 8 प्रिजन्स, ये ऐसे करके है। हरियाणा में 16, राजस्थान में 15। ये पूरा डेटा देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको आप समझ लेना अच्छे से। स्टेट्स विद मीडियम अंडर ट्रायल्स पॉपुलेशन में है ये, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़ का ये डेटा दिया हुआ है। सोर्स है इसमें यहाँ पे, रिस्पॉन्सेज टू RTI एप्लीकेशन मेड बाई एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया टू ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रिजन्स इन द कंट्री, डेटा फॉर पीरियड सितंबर 2014 फरवरी 2015 का ये डेटा है। इसको समझते हैं ये चर्चा में फिर से। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है। कॉन्टेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के 3 साल अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासन की स्वायत्ता की शक्ति प्रदान की गई थी। और 35 से इसके तहत जम्मू और कश्मीर के राज्य की विधायिका को राज्य के स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। संविधान जम्मू कश्मीर में लागू जो है संशोधन आदेश 2019, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट ऑर्डर 2019, इस आदेश के तहत भारतीय संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया और जम्मू कश्मीर के संविधान को अलग करने वाले सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया। इससे अनुच्छेद 35 से स्वतः ही निरसित हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधायिका के साथ और लद्दाख विधानमंडल के बिना में पुनर्गठित किया गया। इन निर्णयों का प्रभाव हुआ कि जम्मू कश्मीर एक अलग झंडा नहीं रख सकता। रणवीर दंड संहिता की जगह पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं और इससे कानून और व्यवस्था की घटनाओं में भारी कमी देखी गई है। तो ये देख सकते हैं लद्दाख विदाउट लेजिस्लेशन और जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेशन, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 है। नेक्स्ट है AIFMM, आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक। कॉन्टेक्स्ट है कि इस वर्ष भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं और वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो व्यापार, भारत के कुल व्यापार का 10% से अधिक आसियान देशों के साथ होता है और वर्तमान में आसियान समूह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। फोरम की बात करें तो भारत आसियान क्षेत्रीय मंच, एशियान रीजनल फोरम तथा मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य है। परिवहन, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। सैन्य अभ्यास की बात करें तो कॉर्पाट इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। ये सब इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सांसदों का आदान प्रदान। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, पहली बार 2005 में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। आसियान के बारे में बात करें तो वर्ष 1967 में आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित आसियान 10 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह आसियान देशों के मेंबर आप देख सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ये सब हैं, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब हैं। नेक्स्ट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको आप रोक के पढ़ लेना। इसके सैलेंट फीचर, लॉन्च सर्विस बाई NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, क्या चीज़ें हैं ये सब। शल्यक रणनीति, कॉन्टेक्स्ट है कि ताइवान चीन द्वारा बल प्रयोग के माध्यम से अपने ऊपर कब्जा करने की स्थिति में शल्यक रणनीति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। क्या है ये शल्यक सिद्धांत? तो इसको वर्ष 2008 में अमेरिकी नेवल वार कॉलेज को शोध प्रोफेसर विलियम S मरे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह कमज़ोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए कमज़ोर राज्यों को मजबूत करने पर केंद्रित असीमित युद्ध की एक रणनीति है। यह रणनीति सुरक्षा के निर्माण के बारे में जो है सुनिश्चित करेगी कि ताइवान पर हमला किया जा सकता है और क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, लेकिन कम से कम अस्वीकार्य रूप से उच्च लागत और जोखिम के बिना पराजित नहीं किया जा सकता है। तो यही है, ये देख सकते हैं आप, ये तरीका है इसका। भारत बिल भुगतान प्रणाली, कॉन्टेक्स्ट RBI ने भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को सीमा पार अंतर्गामी बिल भुगतान की
क्रिया करने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विदेशों प्रेषण पर निर्भर व्यक्तियों के परिवारों को लाभ पहुंचाना है। अब तक BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम सुविधा केवल भारत में निवासियों के लिए उपलब्ध थी। भारत बिल प्रणाली भुगतान प्रणाली या मानवकृत बिल भुगतान प्रणाली के लिए एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है जिसे RBI द्वारा परिकल्पित किया गया। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ स्थापित किया गया था। NPCI में 10 प्रवर्तक बैंक शामिल हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये BBPS वर्किंग। BBPS इज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिल्स प्रोवाइडिंग एन जो है इंट्रोपरेबल एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर बिल पेमेंट सर्विस। पेमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग कैश ट्रांसफ़र, चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। ये डिजिटल चैनल्स लाइक मोबाइल, इंटरनेट, POS, कस्टमर्स, एजेंट रिटेल शॉप, एजेंट इंस्टीट्यूशन, ऑनस्ट ट्रांजेक्शन, ऑफ अस ट्रांजेक्शन, कस्टमर BBPOU, बैंक नॉन बैंक, भारत बिल पेमेंट, ये पूरा ऐसा सिस्टम इसमें समझा दिया है। ये बिलर, BBPOU, बैंक नॉन बैंक, ये सब है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत 2021 में स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई थी। उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा लॉन्च किया गया था। पात्रता की बात करें तो DPIIT द्वारा केवल उसी स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक समय ना हुआ हो तथा स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त ना की जा रही हो। विशेषताएं की बात करें तो चयनित जो है इनक्यूबेटर्स को स्टार्टअप्स के प्रोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उत्पाद परीक्षण हेतु 20 लाख रुपए तक अनुदान राशि की जाएगी और स्टार्टअप्स को बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण, परिवर्तनीय डिवेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों हेतु 50 लाख रुपए तक का निवेश प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में 2016 में लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव देश में नवाचार के पोषण और नवीचित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने हेतु एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। स्टार्टअप के लिए आने पहले स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट पर राज्यों की रैंकिंग, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप फोरम, प्रारंभ समिट, ये सब है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना सेटअप इंडिया फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया, ये क्या है, न्यू इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स, इसको एक बार जरूर आप देख लेना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इसको समझते हैं क्या है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2008 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जल समृद्ध भारत के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करना है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान को द्वितीय, तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हें। जल संरक्षण के लिए अन्य योजनाओं में कैच द रेन, जल क्रांति अभियान, जल ग्राम योजना, पानी कमी वाले क्षेत्र में 2 मॉडल गाँवों को विकसित करने के लिए, जल संरक्षण के लिए मनरेगा, राष्ट्रीय जल मिशन, जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, पाइप द्वारा पीने के लिए पानी, ये सब है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में SLV-D1 ने उपग्रहों को 356 किलोमीटर वृत्ताकार कक्ष के बजाय 356 × 76 किलोमीटर अंडाकार कक्ष में स्थापित कर दिया गया, जिससे उपग्रह अनुपयोगी हो गए हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में, स्वदेश निर्मित मिनी रॉकेट लॉन्चर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विशेष रूप से छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 200 से 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 500 किलोग्राम वजन के लिए उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। SSLV 110 टन भार के साथ इसरो का सबसे छोटा प्रक्षेपण वाहन है। इसको इंटीग्रेटेड होने में मात्र 72 घंटे का समय लगेगा तथा इसको एकीकृत करने के लिए मात्र 6 लोगों की आवश्यकता होगी।
इसके निर्माण में लगभग मात्र 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह यान एक बार में कई माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है और यह कई कक्षाओं में उपग्रह भेजने में सक्षम है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV और अधिक शक्तिशाली PSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्माण करेगी। इसको समझते हैं ऑपरेशन स्काईलाइट। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्काईलाइट के तहत अपने उपग्रह आधारित सिस्टम की परिचालन तत्परता का परीक्षण किया। परिभाषा क्या है? सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम सेना के ग्राउंड और एयर बेस्ड सिस्टम को कम्युनिकेशन सुविधा मुहैया कराता है और स्थलीय संपर्क बाधित होने की स्थिति में एक बैकअप के रूप में भी कार्य करता है। आवश्यकता की बात करें तो वर्तमान में जो है वायुसेना नौसेना के विपरीत सेना के पास एक समर्पित उपग्रह प्रणाली नहीं है। GSAT 7B सैटेलाइट को सेना के इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह की GSAT 7 श्रृंखला रक्षा सेवाओं के लिए है। लाइव फायर एक्सरसाइज कॉन्टेक्स्ट है कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के बाद चीन ने ताकत के एक बड़े प्रदर्शन में ताइवान के पास कम से कम 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को देश के तट पर लॉन्च करके अपना लाइव फायर युद्धाभ्यास शुरू किया। इसको समझते हैं क्या है लाइव फायर एक्सरसाइज। मुख्य रूप से सैनिक कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभ्यास है जिसमें जितना संभव हो सके वास्तविक युद्ध परिदृश्यों के समान प्रशिक्षण बनाने के लिए लाइव गोला बारूद का उपयोग किया जाता है। भविष्य में वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थितियों में शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कानून प्रवर्तन और अग्निशामकों द्वारा क्षेत्र प्रशिक्षक के रूप में लाइव फायर युद्धाभ्यास का भी उपयोग किया जाता है। इसमें वाहनों, हथियार प्लेटफॉर्मों, हथियारों प्रणालियों जैसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, विमान रोधी हथियार की प्रभावशीलता का परीक्षण भी शामिल है ताकि हथियारों को पूरी तरह से चालू होने से पहले किसी भी डिजाइन की खामियों को हल किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे हमने समझा 7 और 8 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे द हिंदू से, सारे पॉइंट्स हमने देखे। इसका देखो पर्पस है रिवीजन। आप एक बार वीडियो को देखो, बस देखने भर जाना है दिमाग में। जैसे अब देखोगे तो आ जाएगा ना दिमाग में आर्टिकल 370, 35A, ये क्या होते हैं विचाराधीन कैदी, शल्यक रणनीति क्या होता है। मतलब देखना है, रिवाइज करना है देख के वीडियो को। और नोट्स तो आपका बन ही रहा है। नोट्स आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ के बना ही रहे होगे। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो कर ही रहे होगे। शेयर करिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जो भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से UPSC या फिर स्टेट PSC वगैरह एग्जाम का, चाहे BPSC हो, UPPSC हो, RAS, MPPSC। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए और हमें आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि कोई अगर टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।